नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सब्जेक्ट साइंस का हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे दोस्तों, जो कि गेस किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बोर्ड परीक्षा में दोस्तों इसी तरह से प्रश्न आएगा, बस आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते चलिए। हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, तांबा और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं। दोस्तों, तांबा और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं, जो आपको पूछा गया। तांबा, जिसको हम इंग्लिश में कॉपर कहते हैं दोस्तों, CU से हम डिनोट करते हैं। और जिंक, जिसको हम ZN से डिनोट करते हैं, जिंक को हम ZN से डिनोट करते हैं। ये दोनों को मिश्रण के दोस्तों, तांबा और जिंक का मिश्रण को हम क्या कहते हैं, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो तांबा और जिंक के मिश्रण को दोस्तों हम पीतल कहते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीतल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है, 7 से कम जब होता है दोस्तों तो अम्लीय विलयन होता है, और 7 से अधिक जब होता है तो क्षारीय विलयन होता है। और जब 7 पे रहता है दोस्तों तो उसको हम उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप देखिए, आप तीसरा नंबर। इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि कार्बन का संयोजकता क्या होता है। तो कार्बन का जो संयोजकता होता है दोस्तों वो 4 होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि CHO अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं। तो CH लिखा है दोस्तों, सॉरी, CHO अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कीटोन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है एल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन में लिखा है अम्ल, और लास्ट में लिखा है ईथर। तो हम CHO को दोस्तों एल्डिहाइड कहते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखिए, 5वां नंबर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में पूछा गया कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो जब दोस्तों एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तब परावर्तन कोण का जो मान होता है दोस्तों वह 90 डिग्री होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, 6ठा नंबर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। इसमें प्रश्न पूछा गया कौन शून्य वर्ग का तत्व है। शून्य वर्ग दोस्तों हम उसको कहते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब सभी तत्व जो हैं दोस्तों शून्य वर्ग में ही आते हैं। कौन कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो देखिए दोस्तों, उसमें से हम जो बोल रहे हैं उसमें से एक ऑप्शन देखिए सी में हीलियम लिखा हुआ है, इसलिए शून्य वर्ग हम इसमें किसको कहेंगे, हीलियम को कहेंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो हीलियम है दोस्तों शून्य वर्ग का तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो रेड बटन को दबाकर अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आप देखिए अब 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में कह रहा है कि लेंस का क्षमता का SI मात्रक है। तो लेंस का क्षमता का SI मात्रक जो है दोस्तों यहाँ पर मीटर इनवर्स है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर इनवर्स। देखिए दोस्तों, आप एक फार्मूला जानते होंगे, P बराबर क्या होता है, 1/F। ठीक है,
1/f जो होता है ये मीटर में होता है। यानी कि यहाँ पर जो 1/m जो लिखा हुआ है ये क्या है, पावर, जिसको हम डायोप्टर बोलते हैं। इसको 1/m को दोस्तों हम डायोप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1/m जो है लेंस का क्षमता है, और इसको हम जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है इन्वर्स में। तो ही आपसे पूछे यहाँ पर मीटर इन्वर्स जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से इसको समझ के आप याद रखिएगा कि लेंस का क्षमता का ये सही मात्रक मीटर इन्वर्स होता है, ठीक है। और 1/m को ही हम डायोप्टर भी बोलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न हम देखिए 8वां नंबर। ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है नीला, उजला, सेकेंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में लिखा है लाल, और लास्ट में लिखा है काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को दोस्तों आकाश प्रतीत होता है काला। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न आप देखिए 9वां नंबर। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है सल्फर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है ग्रेफाइट, थर्ड ऑप्शन में लिखा है फास्फोरस, और लास्ट में लिखा है क्लोरीन। तो दोस्तों विद्युत का सुचालक जो है ग्रेफाइट है, और राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। अब ग्रेफाइट जो देखे होंगे दोस्तों पेंसिल में जो बुट्टी रहता है दोस्तों वो ग्रेफाइट का ही बना रहता है, उससे करंट पास कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न आप देखिए 10 नंबर। इसमें कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। वर्ग दोस्तों यानी कि आपसे ग्रुप पूछ रहा है, इंग्लिश में हम इसको ग्रुप बोलते हैं। तो आवर्त सारणी में दोस्तों कितने वर्ग होते हैं, तो 18 होते हैं। हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18। और दोस्तों पूछेगा आपसे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, पीरियड। तो पीरियड जो होते हैं दोस्तों 7 होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, 7, जो आवर्त को हम इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक। अगला प्रश्न आप देखिए 11 नंबर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऐसा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो दोस्तों जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश आसानी से पार कर जाता है दोस्तों उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। और दोस्तों जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं करता है उसको हम अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 12 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की। तो दोस्तों एक फार्मूला आप जानते होंगे, एफ बराबर फार्मूला जानते होंगे कि r/2 होता है, ठीक है। तो पूछा अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की। तो देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, जो एफ जो है दोस्तों फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, क्योंकि r/2 है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, आधी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आधी होती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो गया। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर जो आप हमारा अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप वो भी वीडियो देखिए दोस्तों। उसमें भी आपको सारा डिटेल्स बताया गया और उसको अच्छी तरह से समझिए, आपका एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक। अगला प्रश्न ये हमारा 13 नंबर है दोस्तों। 13 नंबर में प्रश्न में कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है इसमें दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा है फोकस पर, सेकेंड ऑप्शन लिखा है वक्रता केंद्र पर, थर्ड ऑप्शन में लिखा है ध्रुव पर, और लास्ट में लिखा है अनंत पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 14 नंबर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए लिखा है समतल दर्पण, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है उत्तल दर्पण, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है अवतल दर्पण, लास्ट में लिखा है एक पतला लेंस। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वह उत्तल दर्पण रहता है। हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। और दोस्तों ये जो अवतल दर्पण लिखा हुआ है इसको हम हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 15 नंबर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपको 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा है काल्पनिक और उल्टा, सेकेंड ऑप्शन लिखा है काल्पनिक और सीधा, थर्ड ऑप्शन लिखा है वास्तविक और उल्टा, और लास्ट में लिखा है वास्तविक और सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों काल्पनिक और सीधा होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 16 नंबर, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अभी आपको बताएं दोस्तों कैसा होता है, सीधा होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखिए 17 नंबर, 17 नंबर में प्रश्न करा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, या फिर आगे लिखा है वस्तु से बड़ा है, और फिर आगे इसके लिखा हुआ है कि सीधा है, और आगे लिखा हुआ है उल्टा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उल्टा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखिए 18 नंबर, इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है मिल सकता है, तो वो हमारा अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आप देखिए, ये हमारा 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अब हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये 20वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, यानी कि एक दर्पण से दोस्तों किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण हो सकता है, जब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों तो दर्पण हो सकता है समतल या तो उत्तल या समतल अथवा उत्तल, और ये लास्ट में लिखा है अवतल। तो दोस्तों ये जो हो सकता है एक दर्पण पर किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों, तो दर्पण हो सकता है तो समतल अथवा उत्तल दोनों होगा दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।